अध्याय 41। बड़ी मुसीबत है। स्कूल का गलियारा आज कुछ खास था। चश्मा लगाए हुए मिडिल एज्ड टीचर मिस्टर गोंग के चेहरे पर एक सलीके वाली मुस्कान थी। उन्होंने जैसे ही शेंगयू को देखा, बड़े ही गर्व के साथ उसे बधाई देते हुए कहा, शेंगयू, बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल भी स्कूल सेलिब्रेशन को होस्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हें ही दी जा रही है। शेंगयू ने भी बड़ी शालीनता से जवाब दिया, शुक्रिया मिस्टर गोंग। लेकिन दोस्तों, उस शान से शुक्रिया के पीछे एक अलग ही हलचल मची थी। शेंगयू के दिमाग में जो तनाव की नसें कब से खिंची हुई थीं, वो अब जाकर ढीली हुईं। उसने मन ही मन सोचा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे और शेंगयांग के बीच की ये जंग तो एक लंबी लड़ाई है, एक ऐसी बाजी जिसमें वार पलटवार होते रहेंगे, और देखना तो ये है कि आखिर में जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है। जैसे ही शेंगयू अपनी क्लास में लौटी, उन स्टूडेंट्स का तो ठिकाना ही नहीं रहा जो काफी देर से उसकी खबर का इंतजार कर रहे थे। सबने उसे ऐसे घेर लिया जैसे कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ गई हो। हर तरफ से बस एक ही शोर था, शेंगयू, बताओ न, मिस्टर गोंग ने क्या कहा? क्या इस बार भी तुम ही होस्ट बन रही हो? शेंगयू ने बड़ी अदा से अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा, चेहरे पर ऐसी शिकन लाई जैसे कोई पहाड़ जैसा बोझ उस पर डाल दिया गया हो, और लंबी आह भरते हुए बोली, अब क्या बताऊं? अब मुझे अपनी स्पीच लिखने में इतना समय देना पड़ेगा कि पढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। सच में, कितनी मुसीबत है ये सब। उसकी ये बात सुनकर क्लास के बाकी बच्चे तो जैसे उसे समझाने ही बैठ गए। एक बोला, अरे नहीं शेंगयू, होस्ट बनना कोई मामूली बात थोड़ी है। ये रुतबा तो अच्छे नंबरों से भी बढ़कर है। ये तो स्कूल की तरफ से दिया गया एक खास सम्मान है। शेंगयू ने बड़ी सादगी से सिर हिलाया और कहने लगी, इतना भी कुछ बड़ा नहीं है। बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे चुन लिया गया। वो इतनी विनम्र बन रही थी कि लूशू ने भी उसे बधाई देने की कोशिश की, लेकिन शेंगयू का बर्ताव देखिए। उसकी नजरें लूशू पर पड़ी जरूर, पर उसने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वहां कोई खड़ा ही न हो। बेचारी लूशू अपनी जगह वापस जाकर बैठ गई। उसका दिल तो दुख रहा था, पर बधाई देने वालों का ऐसा रेला आया कि सबने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। अब क्लास में अपनी जीत का शोर मचने लगा। कोई कह रहा था कि क्लास 7 ने पिछली बार मैथ में जो 0.2 पॉइंट हमसे ज्यादा लिए थे, वो तो बस एक इत्तेफाक था। दूसरे ने चुटकी ली, सही कहा। देखो, होस्ट तो आखिर हमारी क्लास से ही बना, उनके पास दिखाने को क्या है। तभी क्लास 1 का एक लड़का, झाओशेंग, जिसे बेकार की लड़ाई पसंद नहीं थी, उसने अपना चश्मा ठीक किया और टोकते हुए बोला, देखो भाई, इतना मत उड़ो। पिछली बार जब तुम लोगों ने उस नई लड़की का मजाक उड़ाया था, तो उसने पूरे नंबर लाकर सबकी बोलती बंद कर दी थी। थोड़ा होश में रहो। ये सुनकर उस लड़के का चेहरा शर्म से लाल पीला पड़ गया जो शेंगयू की तारीफों के पुल बांध रहा था। उसे लगा जैसे सबके सामने किसी ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। बहस बढ़ गई। लोग झाओशेंग पर चिल्लाने लगे, तुम हमारी क्लास के हो या क्लास 7 के तरफदार? क्या तुम भी उस नई लड़की की खूबसूरती के चक्कर में पड़ गए हो? झाओशेंग भी झेंप गया और बोला, बकवास बंद करो, मैं बस सच बोल रहा हूँ। बातों बातों में बात इतनी बिगड़ गई कि शेंगयांग के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाने लगा। तब शेंगयू ने बड़ी ही मासूमियत से धीरे से कहा, मेरी कजिन के बारे में ऐसी बातें मत करो। अगर वो खूबसूरत है तो इसमें उसकी क्या गलती है? कहने को तो वो उसका पक्ष ले रही थी, लेकिन सुनने वालों को यही लगा कि शेंगयू कितनी नेक दिल है, जो अपनी उस नाजायज कजिन की भी तरफदारी कर रही है। तभी माहौल बदला और बात पहुंची खेल के मैदान तक। 12वीं क्लास में अक्सर खेल कूद की क्लासेज खत्म कर दी जाती है, पर यहाँ के प्रिंसिपल साहब थोड़े अलग थे। उन्होंने हफ्ते में 1-2 पीई क्लास रखी ही थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि क्लास 1 के स्पोर्ट्स टीचर छुट्टी पर थे, तो क्लास 7 के टीचर ने दोनों क्लासों को साथ लेने का फैसला किया। अब एक ही मैदान पर 2 जानी दुश्मन क्लासें आमने सामने थीं। टीचर बेचारे मासूम थे, उन्हें इन दोनों के बीच की दुश्मनी का अंदाजा तक नहीं था। उन्होंने सोचा, दोस्ती पहले, मुकाबला बाद में, और इसी नेक इरादे से उन्होंने दोनों क्लासों के बीच एक जबरदस्त स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कराने का ऐलान कर दिया। अब देखना ये था कि किताबों की ये जंग खेल के मैदान में क्या नया मोड़ लेती है। अध्याय 42।
खूबसूरती और मुकाबला। खेल के मैदान का नज़ारा आज देखने लायक था। चिलचिलाती धूप में शेंग यांग सफ़ेद रंग के स्पोर्ट्स आउटफिट में खड़ी थी, बालों की ऊंची पोनीटेल बनाई हुई और चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जीती जागती तस्वीर खड़ी हो। वहां मौजूद हर शख्स की नजरें बस उस पर आकर टिक गई थीं। कोई चाहकर भी अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था। लेकिन ठीक उसके सामने खड़ी शेंग यू के माथे पर बल पड़े हुए थे। वो गुस्से और जलन से जल भुन रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो कपड़े शेंग यांग ने पहने थे वो लिमिटेड एडिशन थे। शेंग यू का भी दिल उन कपड़ों पर आया था। उसने अपनी माँ के आगे गिड़गिड़ाकर उन्हें खरीदने की जिद की थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे तो मना कर दिया, पर उसके भाई के लिए 10 लाख के महंगे जूते खरीद लिए। अब वही कपड़े अपनी दुश्मन कजिन के शरीर पर देखकर शेंग यू का खून खौलना तो लाजमी था। वही शेंग यांग के बगल में खड़ी उसकी सहेली फांग डुओ तो जैसे उसे बस निहारे ही जा रही थी। उसकी नजरें शेंग यांग के चमकदार काले बालों पर थीं, जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। फांग डुओ का मन कर रहा था कि बस एक बार उन रेशमी बालों को छूकर देखे कि वो इतने मुलायम कैसे है। बेचारी फांग डुओ ने भी बाल बगाने की कोशिश की थी, पर उसके बाल तो बढ़ते ही दो मुंहे और सूखे झाड़ू जैसे हो जाते थे। तभी वहां से ओ ये गुजरा और फांग डुओ को छेड़ते हुए बोला, अरे ओ फांग डुओ, अपनी लार तो पोंछ ले, देख जमीन पर टपकने वाली है। फांग डुओ हड़बड़ाकर अपना मुंह पोंछने लगी, पर जब उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ नहीं था तो उसने ओये को खूनी नजरों से घूरा। ओये ने स्टाइल में अपने हाथ सिर के पीछे रखे और बोला, खेल पर ध्यान दो, ये हमारी और क्लास 1 की इज्जत का सवाल है। तुम मुझे सिखाओगे? फांग डुओ ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए जोश में कहा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ओये को लगा कि शायद वो लंबी कूद या ऊंची कूद में हिस्सा लेगी, पर फांग डुओ ने अपनी बात पूरी की। पूरी जान लगा दूंगी तुम लोगों को चीयर करने में, हौसला बढ़ाने में। ये का चेहरा उतर गया। रहने ही दो तुम, फांग डुओ मुंह बनाकर बोली, तुम्हें पता है मैं स्पोर्ट्स में कितनी कच्ची हूँ। अगर मैं खेली तो तुम्हें लगेगा कि मैं क्लास 1 की जासूस हूँ और जानबूझकर हार रही हूँ। ओये ने फिर उम्मीद भरी नजरों से शेंग यांग की तरफ देखा। शेंग यांग, तुम्हारा क्या ख्याल है? शेंग यांग ने हमेशा की तरह बेपरवाही से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच में पड़ गया। उसे लगा था कि शेंग यांग पहाड़ों और गांवों में पली बढ़ी है, तो वो फुर्तीली और ताकतवर होगी। पर इस फर्क नहीं पड़ता का क्या मतलब? क्या उसे खेलना नहीं आता? खैर, सावधानी बरतते हुए ओये ने तय किया कि वो उन लड़कियों को चुनेगा जो हमेशा से खेल में अच्छी रही है। मुकाबला शुरू हुआ। 5 में से 3 सेट जीतने वाली क्लास ही विजेता होगी। पूरा मैदान तालियों और चीखों से गूंज उठा। शेंग यांग ने तिरछी नजरों से अपनी सहेली फांग डुओ को देखा और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने आज से पहले फांग डुओ का ये हुनर नहीं देखा था। वो लड़की अकेले ही पूरी क्लास 1 की लड़कियों की आवाज दबा रही थी। फांग डुओ गला फाड़कर चिल्ला रही थी, क्लास 7, सबसे महान क्लास 7। अगर हम नंबर 1 नहीं आए तो और कौन आएगा? उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। शेंग यू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ शेंग यांग की तरफ देखा और बोली, यांग यांग, क्या तुम अपनी सहेली को थोड़ा धीरे बोलने को कह सकती हो? आवाज ऊंची करने से कोई जीत नहीं जाता। शेंग यांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बिल्कुल सपाट आवाज में जवाब दिया, तुम अपनी सहेलियों को धीरे बोलने के लिए क्यों नहीं कहती? शेंग यू के चेहरे पर जमी वो झूठी मुस्कान जैसे वहीं जम गई। वो हक्की बक्की रह गई। क्लास 7 के लड़के खुशी से झूम उठे। वाह, हमारी शेंग यांग तो कमाल है। फांग डुओ भी चहकते हुए बोली, ओह यांग यांग, मुझे पता था कि तुम मुझे बचा लोगी। जहाँ क्लास 7 के बच्चे शेंग यांग की तारीफ कर रहे थे, वही क्लास 1 वालों को वो बहुत घमंडी और बदतमीज लग रही थी। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी, एक बार पूरे नंबर क्या ले आए, दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अरे, खूबसूरती और कामयाबी के दिन कितने ही होते हैं। आखिर कब तक ये फूल खिला रहेगा? शेंग यू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी कजिन उसे इस तरह सरेआम जवाब देगी। क्या शेंग यांग का उसके प्रति इतनी नफरत दिखाना जायज था?
क्या मुकाबला शुरू होते ही शेंगयांग अपनी ताकत का जलवा दिखाएगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का। अध्याय 43। पलक झपकते ही खात्मा। मैदान में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। शेंग यू को उदास देखकर उसका एक बड़ा फैन, क्लास 1 का एक लड़का बोल पड़ा, देवी जी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। उस जैसी लड़की की बातों को दिल पर लगाना बेकार है। शेंग यू ने बड़ी ही समझदारी का मुखौटा पहनते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी कजिन अभी अभी बैलुआन गांव से वापस आई है। शायद इसीलिए वो अब तक यहाँ के माहौल में हल नहीं पाई है। उसकी ये बात सुनते ही क्लास 1 के बच्चे दबी जुबान में हंसने लगे। उनके लिए शेंगयांग बस एक गंवार और बदतमीज गांव की लड़की थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि आखिर क्यों दादी शेंग कभी महजोंग की टेबल पर अपनी इस पोती का जिक्र तक नहीं करती थीं। पर एक सवाल सबके मन में था, अगर वो गांव में पली बड़ी है तो दिन भर भागती दौड़ती रही होगी, यानी वो ताकतवर तो होगी ही। फिर वो इस मुकाबले में हिस्सा क्यों नहीं ले रही? तभी क्लास 1 के कुछ लड़के शेंगयांग को घूरने लगे। ये देखते ही फांग डुओ एक ढाल की तरह शेंगयांग के आगे खड़ी हो गई और बोली, हे, तुम लोग हमारी शेंगयांग को ऐसे क्यों देख रहे हो? शेंगयांग ने उसे बचाया था, तो अब फांग डुओ की बारी थी अपनी सहेली की हिफाजत करने की। तभी एक लड़के ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, हम तो बस ये सोच रहे हैं कि वो खेल क्यों नहीं रही। क्या ये तुम्हारी और हमारी क्लास का मुकाबला नहीं है? थोड़ी हिम्मत तो दिखाओ। सच तो ये था कि फांग डुओ के मन में भी वही डर था जो ये के मन में था। अक्सर जो लोग पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं वो खेल कूद में फिसड्डी रह जाते हैं। फांग डुओ नहीं चाहती थी कि क्लास 1 के लोग उसकी गॉडेस का मजाक उड़ाएं, क्योंकि वो जानती थी कि मजाक उड़ने पर कितना दर्द होता है। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और तनकर बोली, ये हमारी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? हा, डर गईन। कहीं ये भी तुम्हारी तरह तो नहीं? पिछली बार तुमने लॉन्ग जंप में सिर्फ 1.2 मीटर की छलांग लगाई थी। तुमसे अच्छा तो किंडरगार्टन के बच्चे कूद लेते हैं। क्लास 1 के लड़कों ने फांग डुओ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फांग डुओ की आंखें शर्म से लाल हो गईं। उसकी आत्मा को चोट पहुंची थी, पर वो पीछे नहीं हटी। उसने डटकर जवाब दिया, हाँ, मैंने सिर्फ 1.2 मीटर की छलांग लगाई थी, और हाई जंप में तो मैं 1 मीटर भी नहीं कूद पाती। मेरी सांस भी जल्दी फूल जाती है। पर इससे तुम्हें क्या बिगाड़ लिया मैंने तुम्हारा? हा, क्या तुम अपाहिज हो? वो लड़के और बदतमीजी पर उतर आए। फांग डुओ गुस्से से उन्हें घूरती रही। वो उन लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सारा गुस्सा और ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि वो लोग शेंगयांग को चोट न पहुंचा सकें। उसकी नज़र में शेंगयांग दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और वो उस पर एक आंच भी नहीं आने देना चाहती थी। तभी शेंगयांग की नज़र उस छोटे बालों वाले लड़के पर पड़ी जो सबसे तेज हंस रहा था। उसने ठंडे दिमाग से पूछा, तो तुम्हें लगता है कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत उस्ताद हो? हंसी अचानक थम गई। वो लड़का, जिसका नाम झाओ बियाओ था, चिल्कर शेंगयांग के सामने आ गया। उसकी छोटी छोटी आंखें गुस्से में फैल गईं। वो वही लड़का था जो क्लास में झाओ शेंग से भिड़ गया था और खेल कूद में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो गुर्राया, मैं तुमसे तो लाख गुना बेहतर हूँ, समझी? शेंगयांग के होठों पर एक बर्फीली मुस्कान उभरी और वो धीरे से बोली, दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग। उसकी उस मुस्कान को देखकर झाओ बियाओ को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी पलट दी हो। शेंगयांग मुस्कुराते हुए किसी बर्फीले कमल की तरह बेहद खूबसूरत और साथ ही खतरनाक लग रही थी। मुकाबला अपनी चरम सीमा पर था। झाओ बियाओ ने अपनी क्लास को जिताने के लिए लगभग हर इवेंट में हिस्सा लिया था। अब तक दोनों क्लासेज के बीच मुकाबला बराबरी, ड्रॉ पर था। अब फैसला होना था आखिरी इवेंट से, लड़कों की रिले रेस। क्लास 1 की तरफ से आखिरी रनर झाओ बियाओ था और क्लास 7 की तरफ से ओये। झाओ बियाओ ने ओये की तरफ हाथ का बीच वाला अंगूठा, मिडिल फिंगर, दिखाकर उसे चिढ़ाया और फिर उसे नीचे की तरफ कर दिया, जिसका मतलब था कि वो उसे कुछ ही सेकंड्स में धूल चटा देगा। क्लास 7 के बच्चे बुरी तरह डर गए।
ओ ये बुरा खिलाड़ी नहीं था, पर झाओ बियाओ तो प्रोफेशनल था। और तभी बदकिस्मती का पहाड़ टूट पड़ा। ओ ये अचानक अपना पेट पकड़कर झुक गया। उसका चेहरा दर्द से नीला पड़ने लगा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पास ही खड़ी फांग डुओ चिल्लाई और भागकर उसके पास पहुंची। ओ ये की हालत खराब थी। अब क्लास 7 की उम्मीदें टूटती नजर आ रही थीं। क्या ओ ये इस हालत में दौड़ पाएगा, या फिर शेंग यांग खुद मैदान में उतरकर सबको चौंका देगी? क्या होगा आगे जानने के लिए पूछिए अगला हिस्सा। लीजिए, कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ गई है। यहाँ शुरू होता है असली मुकाबला। अध्याय 44। अपने नन्हे सेनापति की मदद। मैदान के बीचों बीच ओये की हालत देख सबकी सांसें अटक गई थीं। वह कराहते हुए बोला, लगता है मुझे दस्त लग गए हैं। बेचारे ओये से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था और उसके माथे की नसें दर्द के मारे उभर आई थीं। फांग डुओ घबराते हुए बोली, अब हम क्या करेंगे? रुक, मैं किसी और को ढूंढती हूं जो तेरी जगह दौड़ सके। पर ओ ये तो जैसे जिद पर अड़ा था। बैंगनी पड़ते होठों के साथ वह बोला, नहीं, मुझे यह रेस पूरी करनी ही होगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पेट के अंदर कोई लंबा सा कीड़ा उसकी आंतों को कुतर रहा हो। अरे, तुझसे खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा, तू दौड़ेगा कैसे? अगर जबरदस्ती की तो और बीमार पड़ जाएगा। फांग डुओ ने पागलों की तरह बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखा और चिल्लाई, कोई है जो ये की जगह दौड़ सके? पूरी क्लास 7 में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दौड़ तो कोई भी सकता था, लेकिन क्या कोई जीत पाएगा? सामने क्लास 1 का खतरनाक खिलाड़ी झाओ बियाओ था। अगर यह आखिरी रेस हार गए तो पूरी क्लास की नाक कट जाएगी। अभी तीसरी रिले चल ही रही थी और सबकी नजरें बस इस बात पर टिकी थीं कि कौन आगे आता है। आह! दर्द की एक ऐसी लहर उठी कि ओये की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। ओ ये! फांग डुओ ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, पर वह उसे उठा नहीं पाई। बैटन मुझे दो। तभी शोर शराबे के बीच एक शांत और ठंडी आवाज गूंजी, जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतरा हो। शेंग यांग अचानक ओये के सामने आकर खड़ी हो गई। वैसे तो शेंग यांग दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाती थी, लेकिन चूंकि ओये उसे अपनी आइडल मानता था, तो उसने सोचा कि अपने इस नन्हे चेले की थोड़ी मदद कर ही दी जाए। फांग डुओ की तो आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, तुम तो लड़की हो। शेंग यांग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ओये के ढीले पड़ चुके हाथों से झपट्टा मारकर बैटन छीन लिया। उसने बिना किसी भावना के कहा, ये को तुरंत मेडिकल रूम ले जाओ। दूसरी तरफ क्लास 1 के बच्चों ने जब ये नज़ारा देखा तो वहाँ खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अरे, ये क्लास 7 वाले क्या नौटंकी कर रहे हैं? इन्होंने अपना आखिरी रनर बदल दिया। हद है यार। लड़कों की रिले रेस में एक लड़की को उतार दिया, वो भी उस नई ट्रांसफर स्टूडेंट को। अबे, मैं समझ गया इनका प्लान। इन्हें पता है कि ये हारने वाले हैं, इसलिए लड़की को खड़ा कर दिया ताकि बाद में बहाना बना सके कि हम तो इसलिए हारे क्योंकि लड़कों के मुकाबले लड़की दौड़ रही थी। हुआ क्लास 7 वाले हैं ही चालाक, बस गंदी राजनीति करना जानते हैं। मैदान पर शेंग यांग ने अपनी बर्फीली निगाहें उठाईं और पीछे मुड़कर देखा। क्लास 7 का तीसरा रनर अपनी पूरी जान लगाकर उसकी तरफ दौड़ता आ रहा था। उसकी गर्दन की नसें फूल चुकी थीं और चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था, पर वह क्लास 1 के रनर से बस बराबरी ही कर पा रहा था। कोई फासला नहीं बना पाया था वह। अब पूरी क्लास की उम्मीदें बस इस आखिरी मोड़ पर टिकी थीं। ओ ये लो। बैटन थमाते हुए तीसरा रनर बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके गाल और गला दर्द से फटने को थे। किसी ने उसे पानी का गिलास दिया। उसने बिना देखे गटागट पानी पी लिया और तभी उसकी नज़र सामने गई। उसे लगा कि सामने ओ ये खड़ा है, पर जब उसने आंखें मलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके मुंह का पानी बाहर गिरते गिरते बचा। उधर झाओ बियाओ पूरी शान से एक कटीली मुस्कान के साथ सबसे आगे दौड़ रहा था।
उसे लग रहा था कि वह हो ये को तो चुटकियों में हरा देता, तो फिर शेंग यांग जैसी नाजुक सी लड़की उसका क्या बिगाड़ लेगी। उसे याद आया कि कैसे शेंग यांग ने पहले उसे इंटरेस्टिंग बोलकर चुनौती दी थी, और यह सोचकर उसका खून खौल उठा। तभी उसके कान के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजरा। शूशश। झाओ बियाओ ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर सामने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या शेंग यांग ने झाओ बियाओ को पीछे छोड़ दिया? क्या क्लास 7 का नाम रोशन होगा? जानने के लिए तैयार रहिए अगले धमाकेदार हिस्से के लिए। अध्याय 45 बिल्ली और चूहे का खेल। मैदान पर सन्नाटा छा गया और फिर अचानक शोर का गुब्बारा फूटा। झाओ बियाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। धत तेरे की! एक लड़की मुझसे आगे निकल गई। तभी स्टैंड से आवाजें आने लगीं। हो, शर्म करो। झाओ बियाओ, क्या कर रहे हो? थोड़ा दम लगाओ। ये हूटिंग सुनकर झाओ बियाओ का खून खौल उठा। उसने पागलों की तरह अपने हाथ चलाने शुरू किए। उसकी मांसपेशियां तन गईं। उसे लग रहा था कि अगर आज वह एक लड़की से हार गया तो पूरी जिंदगी यह कलंक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वह अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था और सबको साफ दिख रहा था कि झाओ बियाओ की रफ्तार अब पहले से कहीं ज्यादा तेज है। क्लास 1 के बच्चों का जोश फिर से बढ़ गया। उधर ओये को 2 लड़के पकड़कर मेडिकल रूम ले जा चुके थे, पर फांग डो वही मैदान पर डटी थी। ये मंजर देखकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वह चिल्लाई, साथियों, देखो, शेंग यांग एक लड़की होकर हमारी क्लास की इज्जत के लिए लड़ रही है। चलो, उसका हौसला बढ़ाते हैं। हाँ, क्लास 7 की लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए। उनके लिए शेंग यांग अब महज एक सहपाठी नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। और लड़कों को भी अपनी उस कायरता पर शर्म आ रही थी कि उन्होंने ये की जगह भागने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। अपनी उसी गलती का पछतावा अब एक नई ताकत बनकर उनके गले से निकल रहा था। क्लास 7 की तरफ से चीखों और तालियों का ऐसा सुनामी आया कि क्लास 1 वालों की आवाजें उसमें कहीं खो गईं। शोर मचाने से कोई जीत थोड़े ही जाता है। क्लास 1 की एक लड़की ने शेंग यू की तरफ देखते हुए फुसफुसाकर कहा, क्यों यूयू, सही कहान। शेंग यू ने बस धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी नजरें ट्रैक से हट ही नहीं रही थीं। कहा झाओ बियाओ, एक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, और कहा शेंग यांग, एक गांव से आई मामूली लड़की। दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। पर पता नहीं क्यों, शेंग यू का दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। झाओ बियाओ ने अपनी पूरी रफ्तार बढ़ा दी थी, पर काफी देर भागने के बाद भी उसने एक अजीब चीज नोटिस की। शेंग यांग और उसके बीच का फासला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हन जिंग्यू, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, उसके माथे पर बल पड़ गए। गणित और नंबरों में माहिर होने की वजह से वह साफ देख पा रहा था कि झाओ बियाओ भले ही अपनी अब तक की सबसे तेज रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन शेंग यांग के साथ उसकी दूरी घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। तो यह लड़की इतनी तेज है। हन जिंग्यू की गहरी आंखें शेंग यांग को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही हों। शेंग यांग अब फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब थी। क्लास 1 के बच्चे बदहवास होकर चिल्लाने लगे, झाओ बियाओ, ये क्या कर रहे हो भाई? क्या ऐसे मौके पर भी तुम लड़की को रास्ता दे रहे हो? अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो समझ लेना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। झाओ बियाओ के माथे पर पसीना था और दिल में घबराहट। वह अपनी जान लगा रहा था, पर जैसे ही उसे लगता कि वह शेंग यांग को पकड़ लेगा, वो लड़की अचानक और तेज हो जाती। उसे समझ आ गया कि वह लड़की उसे हरा नहीं रही थी, बल्कि उसके साथ खेल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्ली चूहे को मारने से पहले उसे तरपाती और नचाती है। वह जानबूझकर फासला बनाए हुए थी ताकि उसे चिढ़ा सके। यह एहसास होते ही झाओ बियाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक लड़की उसे ऐसे बेवकूफ बनाएगी। उसने आखिरी बार अपनी पूरी जान लगा दी, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। जैसे ही फिनिश लाइन पास आई, शेंग यांग के चेहरे पर एक संजीदगी आई। उसने अचानक अपनी रफ्तार में ऐसा गियर बदला कि झाओ बियाओ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बूम!
शेंग यांग ने हवा की रफ्तार से फिनिश लाइन पार कर ली। फांग डुओ तुरंत पानी का गिलास लेकर उसकी तरफ भागी। यांग यांग, पानी पियो। शेंग यांग बस थोड़ा सा हांफ रही थी। पसीने की बूंदें उसकी लंबी, गोरी गर्दन से नीचे ढलक रही थीं। उस पल वह इतनी हसीन और ताकतवर लग रही थी कि सबकी बोलती बंद हो गई। यह क्लास 7 की एक ऐसी जीत थी जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ क्लास 1 के बच्चों ने झाओ बियाओ को घेर लिया। वह अपने घुटनों पर हाथ रखे बुरी तरह हांफ रहा था। किसी ने उसे पानी देना तो दूर, उल्टा सब उस पर बरस पड़े। झाओ बियाओ, ये क्या तमाशा है? क्या तुम उस खूबसूरत लड़की पर इम्प्रेस होना चाह रहे थे जो उसे जीतने दिया? झाओ बियाओ की हालत इतनी खराब थी कि उसमें सफाई देने की भी हिम्मत नहीं बची थी। और सच तो ये है कि वह शर्म के मारे हकीकत बता भी नहीं सकता था। उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, लोग यही सोचे कि मैंने जानबूझकर उसे जीतने दिया। कम से कम मेरी मर्दानगी पर तो सवाल नहीं उठेगा। क्लास 7 की इस जीत ने तो आग लगा दी। अब शेंग यू का अगला कदम क्या होगा? क्या शेंग यांग की ये रेड फ्लावर वाली साख और बढ़ेगी? अध्याय 46। छोटा सा मॉन्स्टर। मैदान पर हार की कड़वाहट हवा में घुली हुई थी। क्लास 1 के एक लड़के ने खिसियाते हुए क्लास 7 वालों से कहा, आखिर लेडीज फर्स्ट। हमारी क्लास के लड़के जानते हैं कि लड़कियों के साथ जेंटलमैन की तरह कैसे पेश आना है। फांग डुओ ने अपने हाथ कमर पर रखे और पलटकर पूछा, ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि इस रेस के नतीजे का कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें झाओ बियाओ के साथ मुकाबला करने के लिए किसी लड़के को भेजना चाहिए था। क्यों भाई? क्या रेस का नतीजा तब तक नहीं माना जाएगा जब तक तुम्हारी क्लास नहीं जीत जाती? फांग डुओ ने करारा जवाब दिया। दोनों क्लासों के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई। तभी पीई टीचर, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, टहलते हुए वहां आए और बोले, हे, तुम लोग फिर लड़ना शुरू हो गए। शांत हो जाओ। टीचर की आवाज सुनकर सब चुप तो हो गए, लेकिन आंखों ही आंखों में अब भी गोलियां चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों तरफ से बिजली और गरज के साथ लड़ाई चल रही हो। टीचर ने अपने हाथ पीछे बांधे और बड़े ही नरम लहजे में शेंग यांग से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वह स्कूल के बाकी सभी बच्चों को जानते थे, लेकिन इसे नहीं। उन्हें लगा कि शायद यह कोई नई छात्रा है। और सच तो ये था कि अगर वह नई नहीं होती, तो पिछले 2 सालों में उन्होंने इस जीनियस को कभी का ढूंढ लिया होता। फांग डुओ की आंखों में चमक आ गई। वह चहककर बोली, सर, इनका नाम शेंग यांग है। ओह, शेंग यांग, टीचर ने सबके सामने सीधा सवाल दाग दिया। शेंग यांग, क्या तुम ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में आने की इच्छुक हो? क्या तुम एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना चाहोगी? यह सुनकर झाओ बियाओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ाते हुए बोला, सर, पर आपने ही तो कहा था कि 12वीं क्लास 3rd ईयर में कोई भी ट्रैक एंड फील्ड में ट्रांसफर नहीं ले सकता। टीचर ने उसे तिरछी नजर से देखा और बोले, खास हालातों में खास छूट दी जाती है। फिर वह वापस शेंग यांग की तरफ मुड़े और बड़ी दयालुता से मुस्कुराते हुए बोले, शेंग यांग, तुम रेसिंग में वाकई बहुत टैलेंटेड हो। अगर तुम चाहो तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें नेशनल टीम, राष्ट्रीय टीम में जगह दिला सकता हूँ। क्या? मैदान पर मौजूद हर बच्चे के मुंह से चीख निकल गई। सबकी नजरें झाओ बियाओ पर टिक गईं। झाओ बियाओ जैसा खिलाड़ी भी अब तक सिर्फ नगरपालिका, म्यूनिसिपल टीम के साथ कुछ ही बार ट्रेनिंग कर पाया था। फिर टीचर इतने यकीन के साथ शेंग यांग को नेशनल टीम भेजने की बात कैसे कर सकते थे? नेशनल टीम, इसका मतलब था कि वह पूरे देश के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन सकती थी। शेंग यू से अब और रहा नहीं गया। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, सर, मेरी कजिन ने आज से पहले कभी ट्रैक एंड फील्ड नहीं किया है। आप सिर्फ इसलिए इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते कि उसने झाओ बियाओ को हरा दिया। शेंग यू की बात सुनते ही क्लास 1 के चमचे तुरंत चिल्लाने लगे, हाँ सर, झाओ बियाओ ने तो जानबूझकर उसे जीतने दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? पीई
टीचर ने अपनी स्टॉप वॉच बाहर निकाली। मैंने तुम्हारी रेस का समय नोट किया है। क्या तुमने देखा कि वह कितनी तेज थी? और दौड़ने के बाद भी उसकी सांस तक नहीं फूली। उसमें गजब की काबिलियत है। सबके चेहरे उतर गए। सन्नाटा छा गया। सबने झाओ बियाओ की तरफ देखा। तो इसका मतलब उसने जानबूझकर शेंग यांग को नहीं जीतने दिया था। झाओ बियाओ का चेहरा शर्म से बैंगनी पड़ गया। सबकी हिकारत भरी नजरें बर्दाश्त न करते हुए वह चिल्लाया, अगर तुम सबको लगता है कि तुम उससे तेज दौड़ सकते हो तो खुद क्यों नहीं आ जाते मैदान में? उसने मन ही मन बुदबुदाया, लानत है, वो लड़की नहीं, कोई मॉन्स्टर है। पूरे मैदान पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। क्लास 1 के बच्चे शेंग यांग को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन हो। उनके चेहरे बिगड़े हुए थे। आखिर अभी किसने कहा था कि उस लड़की ने रेस में धोखाधड़ी की है? झाओ शेंग, जो क्लास 1 का ही था, आज बहुत खुश था। वह तो कब से कह रहा था कि इस लड़की को हल्के में मत लो, पर इन बेवकूफों को लग रहा था कि वह उसके जादू में आ गया है। उधर शेंग यू का चेहरा देखने लायक था। उसे अंदर ही अंदर पता चल गया था कि शेंग यांग अपनी मेहनत और काबिलियत से जीती है, पर वह उसे कामयाब होते नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए उसने टीचर के सामने बहाना बनाया था। शेंग यू को हमेशा लगता था कि शेंग यांग हर चीज में उससे कमतर है। उसे लगता था कि शेंग यांग के लौटने के बाद भी शेंग परिवार की इकलौती राजकुमारी वही रहेगी और उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। पर अब एक गहरा डर उसे अंदर ही अंदर निगल रहा था। उसे अपनी हार करीब नजर आ रही थी और यह एहसास उसका दम घोंट रहा था। क्या शेंग यांग नेशनल टीम का ऑफर स्वीकार करेगी? क्या शेंग यू अपनी गद्दी बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगी? अगले अध्याय के लिए तैयार रहिए। अध्याय 47। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। स्कूल का वो खेल का मैदान उस दिन किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था। सूरज की तेज रोशनी में शेंग यांग सफेद स्पोर्ट्स ड्रेस पहने खड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था मानो कोई संगमरमर की मूरत खड़ी हो। उसकी ऊंची पोनीटेल और उसकी आंखों में वो गजब का सुकून देखकर हर कोई दंग था। वहीं दूसरी तरफ खड़ी शेंग यू के मन में ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। उसे वो कपड़े याद आ रहे थे जो उसकी माँ ने उसे दिलाने से मना कर दिया था, और आज वही कीमती ड्रेस शेंग यांग के शरीर पर बिजली की तरह चमक रही थी। फांग डुओ तो अपनी सहेली शेंग यांग को देख देख कर निहाल हो रही थी। उसका जी चाहता था कि बस एक बार शेंग यांग के उन रेशमी और लंबे बालों को छूकर देखे जो कमर तक लहरा रहे थे। तभी वो ये वहां से निकला और उसने फांग डुओ की टांग खींचते हुए कहा कि अपनी लार पोंछ ले, कहीं जमीन गीली न हो जाए। फांग डुओ ने जोश में अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और कहा कि वो अपनी क्लास को जिताने के लिए पूरी जान लगा देगी, दौड़कर नहीं बल्कि गला फाड़कर चीयर करके। लेकिन तभी माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब ये अचानक पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा दर्द से नीला पड़ रहा था। क्लास 1 के बदतमीज लड़के और खासकर वो छोटा झाओ बियाओ ठहाके लगाकर हंसने लगे। वो चिल्ला रहे थे कि क्लास 7 वाले हार के डर से बहाने बना रहे हैं। फांग डुओ बेचारी सबको मदद के लिए बुला रही थी, पर झाओ बियाओ के खिलाफ दौड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी भीड़ को चीरती हुई एक शांत आवाज आई, बैटन मुझे दो। वो शेंग यांग थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ओये के हाथ से डंडा झपट लिया। क्लास 1 के बच्चों ने तो मजाक ही बना दिया, देखो देखो, अब लड़कों की रेस में ये लड़की दौड़ेगी। ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि हारने के बाद कह सके कि लड़की की वजह से हारे। शेंग यू भी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि शेंग यांग आज सबके सामने जलील होने वाली है। जैसे ही रेस की सीटी बजी, झाओ बियाओ किसी जंगली घोड़े की तरह भागा। उसे लगा कि वो तो कुछ ही सेकंड्स में इस लड़की को मीलों पीछे छोड़ देगा। लेकिन तभी शूशश, एक साए की तरह शेंग यांग उसके बराबर आ गई। झाओ बियाओ ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसके गले की नसें फूल गईं, पसीने से वो तरबतर हो गया। पर शेंग यांग, वो तो ऐसे दौड़ रही थी जैसे हवा में सैर कर रही हो। उसने झाओ बियाओ को तुरंत पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उसके बगल में रहकर उसे चिढ़ाया। वो बिल्ली और चूहे वाला खेल खेल रही थी। जैसे ही झाओ बियाओ रफ्तार बढ़ाता,
शेंग यांग बस एक कदम आगे निकल जाती। झाओ बियाओ की हिम्मत टूटने लगी थी। और फिर फिनिश लाइन के ठीक पास शेंग यांग ने एक ऐसी फर्राटा दौड़ लगाई कि वो किसी उल्कापिंड की तरह लाइन के पार पहुंच गई। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया और फिर क्लास 7 के बच्चों ने वो शोर मचाया कि आसमान गूंज उठा। पीई टीचर तो अपनी स्टॉप वॉच देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने दौड़कर शेंग यांग को नेशनल टीम का ऑफर दे डाला। ये सुनकर शेंग यू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कामयाबी के लिए लोग तरसते हैं वो शेंग यांग की झोली में गिर रही थी। पर शेंग यांग ने जो किया उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने बड़े ही ठंडे अंदाज में कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। झाओ बियाओ जो शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था, उसे समझ नहीं आया कि वो एक ऐसी लड़की से हार गया जिसे इस जीत की कदर तक नहीं थी। शेंग यू वहां खड़ी यह सब देख रही थी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शेंग यांग कोई मामूली लड़की नहीं है। वो एक ऐसा छोटा मॉन्स्टर है जो जब चाहे उसकी बादशाहत को मिट्टी में मिला सकती है। शेंग यू का दम घुटने लगा था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका सिंहासन डोलने लगा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं और बताऊं कि स्कूल फंक्शन में क्या धमाका हुआ? अध्याय 47 पासा पलट गया। भाग 1। मैदान पर शेंग यांग के चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, जैसे उसे दुनिया की किसी बात से कोई सरोकार न हो। उसने पीई टीचर की आंखों में देखते हुए बड़े ही दोटूक अंदाज में कहा, नहीं सर, मुझे एथलेटिक्स या ट्रैक एंड फील्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। टीचर को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने थूक निगलते हुए फिर से कोशिश की, बेटा, मैं नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ। तुम एक बार घर जाओ, अपने मम्मी पापा से सलाह तो करो। उन्हें लग रहा था कि शायद शेंग यांग को अंदाजा नहीं है कि वो क्या ठुकरा रही है। उनके लिए यह एक हीरा खोने जैसा था। उधर झाओ बियाओ खड़ा ये सब सुन रहा था और उसका चेहरा जलन के मारे हरा पड़ गया था। जिस नेशनल टीम में जाने के लिए उसने अपनी रातें काली कर दी थीं, शेंग यांग उसे ऐसे मना कर रही थी जैसे कोई बेकार का ऑफर हो। लेकिन शेंग यांग टस से मस नहीं हुई। उसने सपाट लहजे में कहा, नहीं, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। टीचर का चेहरा उतर गया। वो मायूस हो गए। उन्होंने झेंपते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज के लिए इतना ही। क्लास खत्म। जैसे ही छुट्टी हुई, दोनों क्लासों के बच्चे एक दूसरे को टेढ़ी नजरों से देखते हुए जाने लगे। तभी क्लास 1 का एक लड़का अपनी हार की खीज मिटाने के लिए बोला, पीई क्लास की एक छोटी सी रेस जीत ली तो क्या हुआ? असली जलवा तो स्कूल सेलिब्रेशन में दिखेगा और उसकी होस्ट हमारी क्लास की शेंग यू है, समझे? लू शू ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे शेंग यू से अपनी दोस्ती सुधारने का ये सबसे बढ़िया मौका लगा। वो क्लास 7 वालों के सामने सीना तानकर बोली, बिल्कुल सही, हमारी शेंग यू हर साल की तरह इस बार भी स्टेज की रानी बनेगी। क्या क्लास 7 के पास ऐसा कोई सम्मान है? शेंग यू ने बड़े ही सलीके से अपने बाल संवारे, चेहरे पर एक झूठी मासूमियत लाई और लूशू से बोली, लूशू, रहने दोन, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर अंदर ही अंदर उसे अपनी तारीफें सुनकर बड़ा मजा आ रहा था। क्लास 1 के बच्चे फिर से चौड़े होकर चलने लगे, मानो उन्होंने कोई बड़ा किला फतह कर लिया हो। उन्हें लगा कि क्लास 7 वाले खामोश है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। पर क्लास 7 के बच्चे उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे किसी गहरे राज का इंतजार कर रहे हों। तभी शेंग यू ने रुककर बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कहा, सब मेरी बात सुनो। हमें इन बेकार की बातों पर बहस नहीं करनी चाहिए। हमें बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो थोड़ी देर रुकी और बड़ी कोमलता से बोली, मुझे माफ करना, मुझे अब ऊपर जाकर अपनी होस्टिंग की स्पीच का ड्राफ्ट लिखना है, तो मैं चलती हूँ। वहां खड़े हर किसी को लगा कि वाह, देवी शेंग यू कितनी समझदार और विनम्र है। उन्हें लगा कि क्लास 7 की जीत बस एक पल का करिश्मा थी, असली रुतबा तो शेंग यू का ही है। शेंग यू मुड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से फांग डुओ की तंज भरी आवाज गूंजी, क्यों? होस्ट चुने जाने पर कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं हो रहा तुम्हें? शेंग यू ने रुककर बड़ी मासूमियत से कहा, फांग डुओ,
मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारा चेहरा तो यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। फांग डुओ ने पलटकर जवाब दिया। अब झाओ बियाओ अपनी गॉडेस के बचाव में बीच में आ गया। ये साफ साफ जलन है। जलन? तुम अपनी बात कर रहे हो? फांग डुओ तो जैसे आज काली माता बन गई थी। तुम एक लड़की से रेस हार गए और अब बहाना बना रहे हो कि तुमने जानबूझकर उसे जीतने दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? झाओ बियाओ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बकवास बंद करो। फांग डुओ ने खिलखिलाकर हंसते हुए शेंगयू की तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जिससे शेंगयू के माथे पर पसीना आ गया। फांग डुओ बोली, शेंगयू, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि स्कूल सेलिब्रेशन की होस्ट बनना सिर्फ तुम्हारी जागीर है? क्या फांग डुओ के पास कोई ऐसी खबर है जिससे शेंगयू का घमंड चूर चूर होने वाला है? क्या स्टेज पर शेंग यांग की एंट्री होने वाली है? अध्याय 48। पासा पलट गया। भाग 2। मैदान पर शेंग यू अब भी अपनी उसी शालीन मुस्कान को ओढ़े हुए थी। उसने बड़े ही गर्व के साथ अपना सिर हिलाया और बड़े सलीके से बोली, देखो फांग डुओ, असल में ये स्कूल का मुझ पर भरोसा है। वो मेरी काबिलियत को पहचानते हैं, इसीलिए मुझे ये मौका दिया गया है। झाओ बियाओ तो जैसे शेंग यू का ढोल बजाने के लिए ही खड़ा था। उसने तुरंत साथ दिया। बिल्कुल सही। आखिर हर कोई थोड़े ही होस्ट बन सकता है। इसके लिए क्लास चाहिए होती है। फांग डुओ के चेहरे पर फैली मुस्कान अब और गहरी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बम फोड़ा। ओह, सच में? तो फिर मुझे तुम्हें एक कड़वा सच बताना पड़ेगा। शायद तुम्हें पता नहीं कि स्कूल सेलिब्रेशन की टीम सबसे पहले शेंगयांग के पास गई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर शेंगयांग से होस्ट बनने की मिन्नतें की थीं, पर उसने उन्हें साफ मना कर दिया। जब उसने लात मार दी, तब जाकर वो तुम्हारे पास आए। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, शेंग यू के चेहरे से वो एलिगेंट मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। लू शू को लगा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो चिल्लाई, बकवास! ये सब झूठ है। झूठ? फांग डुओ ने अब अपना वार और तेज कर दिया। स्कूल की टीम के सारे टीचर्स ने एक सुर में कहा था कि शेंग यांग की खूबसूरती और उसकी आवाज का कोई मुकाबला नहीं है। उसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। जब उसने मना कर दिया, तो टीचर्स हमारी क्लास के बाकी बच्चों के पीछे पड़ गए कि यार, कैसे भी करके शेंग यांग को मना लो। वो बहुत दुखी थे कि शेंग यांग नहीं मानी। तुम तो बस एक प्लान बी, एक विकल्प हो, जिसे मजबूरी में चुना गया। अब क्लास 7 के बाकी स्टूडेंट्स ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। वो सब क्लास 1 के उन घमंडी बच्चों को ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे कह रहे हों, बेचारे, जिस जूठन को हमारी शेंग यांग ने ठुकरा दिया, तुम उसे अपनी जागीर समझकर इतरा रहे हो। क्लास 7 वालों को शेंग यू से जलन नहीं हो रही थी, बल्कि उनकी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। लू शू का दिल बैठने लगा। उसने देखा कि शेंग यू का चेहरा अब गुस्से और शर्म से काला पड़ रहा था। उसे डर सताने लगा कि अगर ये सच निकला, तो शेंग यू उससे अपनी दोस्ती का नाता हमेशा के लिए तोड़ देगी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं ये सब नहीं मानती। तुम मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। मानना है तो मानो, नहीं तो जाकर उन टीचर से पूछ लो। फांग डुओ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। तभी शेंग यांग, जो अब तक खामोश खड़ी थी, अपनी सुरीली और जादुई आवाज में धीरे से बोली, जो ये कह रही है, वो सच है। उसकी आवाज किसी संगीत के साज जैसी लग रही थी। वो थोड़ी देर रुकी। उसकी अंबर जैसी आंखों में थोड़ी उलझन थी। उसने बड़े ही मासूम अंदाज में पूछा, वैसे होस्ट बनना इतनी भी बड़ी बात है क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्पीच लिखना और बार बार रिहर्सल करना कितनी बड़ी मुसीबत है? कितना झंझट है इसमें? शेंग यांग ये बात सच में दिल से कह रही थी। उसका सीधा सा वसूल था, अगर वो कुछ करना चाहती है, तो वो अपनी रात की नींद कुर्बान करके भी उसे बेस्ट बनाएगी। लेकिन अगर उसे कुछ नहीं करना, तो फिर चाहे कोई उसे दुनिया भर की दौलत दे दे, वो अपना मन नहीं बदलेगी। उसके लिए ये होस्टिंग बस एक टाइम वेस्ट काम था। क्लास 7 के बच्चे भी उसका ये अंदाज देखकर दंग रह गए। भाई, बड़े लोगों की सोच ही अलग होती है।
आखिर ये वही लड़की थी जिसने अपने फुल मार्क्स वाली आंसर शीट मंगवाने के लिए भी किसी और को भेज दिया था। इधर शेंग यू की आंखों में आंसू भर आए। उसे अपनी जिंदगी में आज तक इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि उसने शेंग यांग का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। जब से वो वापस आई है उसने कभी उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चली, कम से कम उसके हिसाब से। तो फिर शेंग यांग उसके साथ इतनी बेरहम क्यों हो रही है? उसे लगा जैसे शेंग यांग ने उसके इलाके में घुसकर उसका ताज छीन लिया हो। यू सुनो तो। लू शू ने घबराकर शेंग यू का हाथ थामने की कोशिश की, पर शेंग यू ने उसे जोर से झटक दिया। शेंग यू के अंदर का सारा लावा अब लू शू पर फट पड़ा। वो चिल्लाई, तुमने ये जानबूझकर किया न? तुम्हें ये सब पहले से पता था और तुम मेरा तमाशा बनते हुए देख रही थी। नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। लू शू सफाई देने लगी, पर शेंग यू अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। वो फूट फूट कर रोते हुए मैदान से भाग गई। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस स्पेयर टायर विकल्प वाली पोजीशन पर वो थी, वो उस पर अब तक इतरा रही थी। क्लास 1 के बच्चे शर्म के मारे इधर उधर देखने लगे, पर झाओ बियाओ जैसा अकल का अंधा अब भी चिल्ला रहा था, तुम लोगों ने शेंग यू को रुला दिया। मिल गया सुकून। खुश हो अब तुम सब। शेंग यू का ये अपमान क्या नई दुश्मनी को जन्म देगा? क्या शेंग यांग का ये ठंडा अंदाज उसे और भी ज्यादा मशहूर बना देगा? अध्याय 49। क्या तुम मेरी दीवानी हो गई हो? मैदान पर झाओ बियाओ का चिल्लाना जारी था, लेकिन फांग डो दबने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी आस्तीनें चराते हुए कहा, शुरुआत तुम लोगों ने की थी, याद है? अब हम पर इल्जाम क्यों मर रहे हो? फांग डो तो झाओ बियाओ से दो दो हाथ करने को तैयार थी, पर उसकी गॉडेस शेंग यांग को इस फालतू की बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह चुपचाप मैदान से बाहर जाने लगी। फांग डो घबरा गई और चिल्लाई, यांग यांग, तुम कहाँ जा रही हो? रुको मेरे लिए। शेंग यांग ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया और शांत आवाज में कहा, मैं अपने नन्हे सेनापति को देखने जा रही हूँ। मेडिकल रूम। ओ ये की हालत अब काफी बेहतर थी। जैसे ही उसने शेंग यांग और फांग डुओ को आते देखा, उसने उठने की कोशिश की और चेहरा पीला होने के बावजूद एक फीकी मुस्कान बिखेरी। शेंग यांग ने उससे ऐसे पूछा जैसे कोई पिता अपने बेटे का हाल पूछ रहा हो, अब कैसे हो? एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट का गंभीर संक्रमण, ये ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बताया। शेंग यांग ने बड़ी गंभीरता से कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हें सही वक्त पर यहाँ लाया गया, वरना पेट में छेद तक हो सकता था। ये हक्का बक्का रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी आइडल को डॉक्टरी की भी इतनी समझ है। ओ ये, जो हमेशा हंसी मजाक करता था, अचानक गंभीर हो गया। उसने आह भरते हुए कहा, सब मेरी गलती है, मैंने मुकाबला खराब कर दिया। उसने रेस के नतीजे के बारे में पूछने की हिम्मत भी नहीं की। उसे पक्का यकीन था कि क्लास 7 हार गई होगी। आखिर शेंग यांग जैसी नाजुक लड़की उस प्रोफेशनल झाओ बियाओ को कैसे हरा सकती थी? तभी शेंग यांग के पीछे खड़ी फांग डुओ खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम बीमार पड़ गए। ये की आंखें फैल गईं। हे फांग डुओ, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फांग डुओ ने फौरन सफाई दी। मेरा मतलब है कि अच्छा हुआ तुमने बीमार होकर शेंग यांग को मौका दे दिया। ये चकरा गया। मतलब? फांग डुओ ने अपने डिंपल दिखाते हुए चाहकर कहा, किस्मत अच्छी थी कि आखिरी रनर यांग यांग थी, वरना हम क्लास 1 को धूल कैसे चटाते। क्या? ये की आवाज पूरे मेडिकल रूम में गूंज उठी। उसे सुनकर लग ही नहीं रहा था कि वो कोई मरीज है। हाँ, फांग डुओ चहकी, यांग यांग ने तुम्हारी जगह दौड़ लगाई, झाओ बियाओ को पछाड़ा और हमें पहला स्थान दिलाया। ओ ये ने शेंग यांग की तरफ देखा, जो अब भी वैसी ही शांत और भावहीन खड़ी थी जैसी उसने पहली बार उसे देखा था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वह कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि साक्षात देवी है। उसने हैरानी में पूछा, पर कैसे? क्या झाओ बियाओ गिर गया था या उसने कोई गलती की? फांग डुओ ने चिढ़कर ओ ये के सिर पर उंगली से चपत लगाई। मुझे लगता है
तुम्हारे पेट के साथ साथ दिमाग में भी बीमारी घुस गई है। यांग ने उसे अपनी काबिलियत से हराया है। वो लाजवाब है। फांग डो की आंखों में अपनी सहेली के लिए अथाह सम्मान था। ओ ये का मुंह खुला का खुला रह गया। काफी देर बाद उसने बस इतना कहा, तुम सच में मेरी आइडल हो। शेंग यांग ने हमेशा की तरह बेपरवाही से जवाब दिया, ठीक है। शेंग यू का घर, अंधेरा और करवाहट। दृश्य बदलता है शेंग यू के घर की तरफ। जियांग शिने, शेंग यू की माँ, अपने पति शेंग ताई की टाई बांध रही थी। शेंग ताई, जो अभी अभी अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताकर हटा था, अब अपनी ड्यूटी पूरी कर घर से बाहर जाने की तैयारी में था, जैसे वो ऑफिस से टाइम पर निकलता है। जियांग शिने एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह उसकी टाई ठीक कर रही थी, तभी उसने दबे स्वर में कहा, आज रात मत जाओ न, रुक जाओ। शेंग ताई, जो यहाँ शेंग यांग नहीं बल्कि शेंग ताई है, ने एक आवारा शहजादे की तरह मुस्कुराते हुए उसकी ठुड्डी पकड़ी और कहा, क्यों अब मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहती? क्या तुम पूरी तरह मेरी दीवानी हो गई हो? नहीं। जियांग शिने ने अपने नीचे वाले होंठ को दांतों से दबाया, अपनी आंखों की नफरत को छुपाते हुए बोली, आज रात एक बड़ी दावत है। वहां मशहूर डॉक्टर मिंग की आने वाले हैं। अगर तुम उन्हें शेंग कॉरपोरेशन के नए मेडिकल प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए मना पाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें बहुत इज्जत की नज़र से देखेंगे। शेंग ताई ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और बर्फीले अंदाज में उसकी बात काटते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं कंपनी के झमेलों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम मेरी बाकी औरतों में सबसे ज्यादा सीधी और दब्बू थी, और तुमने वादा किया था कि तुम मेरे निजी मामलों में दखल नहीं दोगी। शेंग परिवार के इस कड़वे सच ने तो सब हिला दिया। क्या शेंग ताई अपनी पत्नी की बात मानेगा? और ये डॉक्टर मिंग की कौन है जिनका नाम सुनते ही सब इतने बेचैन हैं? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां रसूख, लालच और दिखावे की दुनिया बेनकाब हो रही है। पेश है अगला अध्याय। अध्याय 50। बिना तिनके के ईंट नहीं बनती। शेंग ताई का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी वो झूठी नरमी कहीं गायब हो गई और उसकी जगह एक सख्त और बेपरवाह इंसान ने ले ली। वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या अब तुम अपनी जुबान से मुकर रही हो? अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? जियांग शिने ने खुद को संभाला और दबी आवाज में कहा, नहीं, मैं तो बस तुम्हारे भले की सोच रही हूं। अगर तुम्हारे भाई शेंग यांग के पिता ने परिवार के सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया, तो मैं और हमारे बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे। कम से कम अपने बेटे के भविष्य के बारे में तो सोचो। ये फालतू की बातें बंद करो। शेंग ताई अब बुरी तरह ऊब चुका था। उसने घड़ी देखी और बोला, बाहर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वह मुड़ा और उसे अकेला छोड़कर चला गया। जियांग शिने को शायद इस बर्ताव की आदत हो गई थी। उसकी आंखों में न आंसू थे, न कोई उम्मीद। उसने तुरंत खुद को समेटा और अकेले ही उस पार्टी में जाने का फैसला किया। अगर टैलेंट की बात की जाए तो वह कांग वेइजेन, शेंग यांग की माँ, से कम नहीं थी। बस उसे कभी सही मौका और साथ देने वाला पति नहीं मिला। उधर ऊपर कमरे में शेंग यू पागलों की तरह स्कूल का ऑनलाइन फोरम देख रही थी। वहां के कमेंट्स उसे काट खाने को दौड़ रहे थे। यार, शेंग यांग ने होस्ट बनने से मना क्यों कर दिया? मुझे तो अब शेंग यू का वही पुराना चेहरा देखकर बोरियत होने लगी है। इस बार फंक्शन में कोई मजा नहीं आएगा। क्या हम क्लास 7 वालों से कहकर उसे मना सकते हैं? शेंग यू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी कि उसकी मम्मी एक ऐसी पार्टी में जा रही है जहां मशहूर चमत्कारी डॉक्टर मिंग की आने वाले हैं। यह सुनते ही शेंग यू बिस्तर से उछली और बिना चप्पल पहने ही कमरे से बाहर भागी। मम्मी, आप कहाँ जा रही है? उसने दूसरी मंजिल से नीचे झांकते हुए पूछा। जियांग शिने तैयार खड़ी थी। उसने एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस पहनी थी और ऊपर से फर लपेटा हुआ था। वह वाकई बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। मैं एक डिनर पार्टी में जा रही हूँ, जियांग शिने ने शांति से कहा। मम्मी, मुझे भी जाना है। जियांग शिने के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारी पढ़ाई का ग्राफ नीचे जा रहा है,
शेंगयू, बेहतर होगा कि तुम घर पर रहकर पढ़ाई करो। उसे डर था कि अगर अगली बार भी शेंगयू शेंगयांग से हार गई तो वो दादी शेंग को क्या जवाब देगी। पति तो काम का था नहीं, अब बेटी से भी उम्मीद टूटने लगी थी। शेंगयू ने नीचे आकर अपनी मम्मी के हाथ पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मम्मी, इस बार मुझसे गलती हो गई, वादा करती हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे ले चलो। दरअसल स्कूल के आधे बच्चे डॉक्टर मिंकी के दीवाने थे। अगर शेंगयू उनसे मिल लेती और उनकी जान पहचान हो जाती तो स्कूल में उसकी धाक फिर से जम जाती। जियांग शिने मान गई और बोली, ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। यह कोई मामूली पार्टी नहीं है। पार्टी का नज़ारा। जब वे पार्टी में पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वैसे तो शेंग परिवार यान सिटी में बहुत बड़ा नाम था, लेकिन राजधानी के रईसों के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। और डॉक्टर मिंग की, वो तो राजधानी के भी चहेते थे। डॉक्टर की जरूरत तो हर किसी को होती है, और मिंग की तो बड़े बड़े अरबतियों के निजी डॉक्टर थे। उनसे दोस्ती का मतलब था एक ऐसा नेटवर्क जो आपको पूरी दुनिया की मेडिकल सुविधा दिला सके। यान सिटी का हर अमीर आदमी आज वहां डॉक्टर मिंकी के सामने हाथ जोड़ने को खड़ा था। जियांग शिने ने उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसने उसे खबर दी थी और उससे मिन्नतें करने लगी कि उसे डॉक्टर मिंकी से मिलवा दे। उस आदमी ने बड़े ही रूखे अंदाज में कहा, मिसेज शेंग, बात ये नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, पर आप खुद देखिए, डॉक्टर मिंग से बात करने के लिए कितनी लंबी लाइन है। बड़े बड़े ग्रुप के चेयरमैन वेटिंग में है। मुझे तो लगता है कि अगर आज आपके पति भी आपके साथ होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांग शिने का चेहरा उतर गया, पर फिर उसने अचानक एक सवाल पूछा, और अगर मेरे जेठ और जेठानी शेंग यांग के मम्मी पापा यहाँ आते तो क्या तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या शेंग यांग के मम्मी पापा का रुतबा इतना बड़ा है कि डॉक्टर मिंकी उनसे खुद मिलेंगे? और क्या शेंग यू डॉक्टर मिंकी के करीब पहुंच पाएगी?